नमस्ते नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में और कौन सी चीज़ है जो एक्चुअली डिप्रेशन कॉज करती है और इसका सबसे ज़्यादा नेचुरल क्योर क्या है। आज से तकरीबन 20 साल पहले, शायद और पहले, 1990s से लेकर के 2006 तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं था। और वो डिप्रेशन मेरा ख़त्म हुआ 2006 में, जब मुझे ज़नोगा मिली। खैर, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला। मैं पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं एक यूट्यूब पे स्पिरिचुअल नॉलेज देता हूँ, लेकिन मैं चेंज मेंटोर भी हूँ। मेरा एक छोटा सा ग्रुप है ZMI ग्रुप के नाम से, जिसमें मैं लोगों को हेल्प करता हूँ अपने करियर को चेंज करने में, अपने रिलेशनशिप को और गहरा करने में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपने काम को स्केल करना चाहते हैं, 10 एम्प्लॉइज़ से 100 तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उस चीज़ की मैंने पिछले कई साल से एक सेल्फ स्टडी की। उसके बाद उसको मैंने लागू किया अपने स्टार्टअप में, और मेरी स्टार्टअप अब सक्सेसफुली स्केल हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में कि एक्चुअली डिप्रेशन किस लिए होता है। जब मैं 1992 में मैंने 10th पास किया, 94 में मैंने 12th पास किया। एग्ज़ाम्स, पढ़ाई, घर का प्रेशर, ये सब चीज़ें परेशान तो करती थी, लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन जब मैंने जॉब करना शुरू किया, जब मैंने पहली जॉब की थी, तो विदिन फर्स्ट मंथ मेरे मन में ये बात आने लगी कि मुझे काम करने का मन नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने अपने कई फ्रेंड से बात की, साइकेट्रिस्ट से बात की। तो एक मेरे बहुत ही क्लोज़ सीनियर थे, बोलते हैं तेरे को डिप्रेशन है। मुझे उस समय विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ चलता रहा, काफ़ी टाइम तक चलता रहा। एक डॉक्टर ने तो मुझे प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दिया था डिप्रेशन का, हालांकि मैंने कभी खाया नहीं, थैंकफुली। कभी कभार बहुत लो हो जाते थे तो एक आध गोली खा लेते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि वो डिप्रेशन को दबा रही है। इनफैक्ट मैं कभी भी दवाई खाने से बचपन से ही डरता था, क्योंकि मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो डिप्रेशन में गए और दवाइयाँ खाना शुरू किया, उसके बाद कभी भी वापस नहीं आए। इसलिए मुझे डर लगता था। ये सवाल मेरे मन में काफ़ी सालों तक रहा है कि आखिर लोगों को डिप्रेशन होता क्यों है। और ये मतलब आस-पास में अगर आप देखें, ध्यान से देखें, अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, तो ज़्यादातर लोग अब दुखी रहते हैं। तो क्यों है? आज के 50 साल पहले ऐसा नहीं था। मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, तो इतनी गरीबी में रहने के बावजूद भी ओवरऑल दे आर मोर हैप्पी दैन टुडेज़ जनरेशन। तो ऐसा क्यों है? डॉक्टर्स कहते हैं ये ब्रेन की बीमारी है, इसमें कुछ न्यूरोकेमिकल्स हैं जो ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए दवाइयों के ज़रिए उनको ठीक किया जाता है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया दोस्तों, तो मेरा दिमाग हिल गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप केवल डॉक्टर्स की बात मानते हैं तो वो यही कहेंगे कि डिप्रेशन होता है आपके बायोलॉजी की वजह से, आपके जीन्स की वजह से। मतलब जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स डिप्रेशन में रहे हैं तो आपको भी होने के चांसेस हैं। आपके ब्रेन में केमिस्ट्री, जो भी न्यूरोकेमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से, या तो आपके अंदर जो हार्मोन्स का कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उससे हम लोगों को डिप्रेशन होता है। लेकिन ये केवल आधी कहानी है दोस्तों। पूरी कहानी ये है, हमारे आसपास की दुनिया, हमारा एनवायरनमेंट, जिस माहौल में हम रहते हैं अपने घर में, जिस शहर में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो। इसमें आपके रिश्ते आते हैं, आपका काम आता है, उस काम के साथ आप कितना एंगेज्ड फील करते हैं, कितना फुलफिलिंग आपको वो काम लगता है, अपने लाइफ के साथ आप कितना फ्रीडम महसूस करते हैं। क्या आप किसी पर्पस को जी रहे हैं, या लगता है रोज़ ऑफिस गए वापस आ गए, वही रूटीन का काम जिसमें आपका कोई मन नहीं लगता। अगर ऐसा है तो आप डिप्रेशन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। और फाइनली एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी का अब है, अब वो डिप्रेशन के लिए प्रोन है। इसमें क्या है ऐसा? मैं चाहता हूँ दोस्तों आप थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए
कि आज की सोसाइटी में और पहले की सोसाइटी में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए और थोड़ा सा सोचिए इस बात को कि आजकल यंग बच्चे 10 साल के 12 साल के बच्चे दुखी रहते हैं। हमारे टाइम पर हम दुखी नहीं रहते थे, मतलब जब हम यंग थे पढ़ाई का प्रेशर था, लेकिन ओवरऑल फिल्में देख लिया, गेम्स खेल लिया, सब खुश हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो जो भी आसपास की दुनिया है वो भी डिसाइड करती है कि आप किस तरह के स्टेट में रहेंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इनफैक्ट मेरी जो ये यात्रा शुरू हुई है डिप्रेशन को खोजने की और समझने की, वो तब हुई जब मैं एक बहुत अच्छे इंसान से मिला। मैं इलाहाबाद में जब मैं रहता था अपने पेरेंट्स के साथ में, फ़िलहाल मैं अपने पेरेंट्स के पास ही हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है तो मैं इलाहाबाद में आया हूँ उनकी देखभाल करने के लिए, और भी कुछ काम है। तो जब मैं यहाँ आया, मैं प्रोफेसर मानस मुकुल दास उनका नाम था, उनसे पहली बार मुलाकात हुई। मैं उनके घर पे गया, वो थे, उनकी वाइफ़ थी मंजुलिका दास। उनके साथ बात करते करते कब 2 से 3 से 4 घंटे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। मैंने उनके साथ कम से कम साल भर तक रह करके ढेर सारी किताबों को पढ़ा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया को समझने के लिए भी लोग स्टडी करते हैं। इसके पहले तो मुझे लगता था कि खाली प्रोफेशन के लोग पढ़ाई करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ तो बस पढ़ाई कर ली, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उनके घर में पहली बार मैंने लाइब्रेरी देखी। वहाँ से मुझे ये सवाल उठा कि आखिर किसी को डिप्रेशन होता है तो क्यों होता है। तो उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो न्यूरोकेमिकल्स, आपके ब्रेन का केमिकल्स इम्बैलेंस, लेकिन वो केवल हाफ ट्रूथ है। अगर डॉक्टर आपको कन्विंस करते हैं कि आपका ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है और आपको दवाई खानी चाहिए, तो केवल आधा ट्रूथ है। इसके साथ साथ आपको अपना माहौल भी समझना होगा और उसको भी ठीक करना पड़ेगा। वो आप ही को करना पड़ेगा, माहौल अपने आप ठीक नहीं होता है। थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, कोई आदमी है जिसने 1 टाइम खाना नहीं खाया, 2 टाइम खाना नहीं खाया, शायद 2 दिन तक खाना नहीं खाया। भूख के मारे उसकी जान निकल जाएगी। मतलब भूख इतनी ज़ोर से लगेगी कि उसको लगेगा जान निकल जाएगी, तो जाएगा कहीं खाना खोजेगा, कुछ भी खोज के खाएगा सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जब आपका माइंड दुखी होता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। आप 1 दिन, 2 दिन, शायद 1 हफ़्ते, और जब आपका माइंड दुखी होता है तो किस चीज़ से दुखी होता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप साल भर से दुखी हैं। आपकी बॉडी कमज़ोर होगी जब आपको भूख लगेगी, लेकिन जब आपका माइंड कमज़ोर होगा, जब आप डिप्रेशन में जाएंगे, उसके रीज़न्स क्या है। उस इंसान को शायद पिछले 2 साल से 3 साल से किसी ने आई लव यू नहीं बोला। उसको देख के अब लोग मुस्कुराते नहीं हैं। वो रोज़ काम पे जाता है, अपना काम करके घर पे आता है, लेकिन उसको ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अकेलापन, खालीपन, अगर ये आपको कई दिनों से हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डिप्रेस्ड हैं। जैसे हमारी फ़िज़िकल बॉडी की नीड्स हैं, ऐसे ही हमारे पास एक मेंटल बॉडी है। ज़िनोगा में जो मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, हमारे ग्रुप में, ज़िनोगी एमआई का ग्रुप है हमारा, उसमें हम बताते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर बॉडी है और उसका भोजन है, उसकी खुराक है टू फील लव्ड, टू फील फुलफिल्ड। अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर आपके कोई दोस्त नहीं है, तो बहुत जल्दी आप डिप्रेशन में जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आप डिप्रेशन में हैं। कई बार तो लोग डिप्रेशन में अपने आप को इतना ख़त्म कर देते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता है कि उनकी ये प्रॉब्लम का कारण क्या है। मुझे याद है हमारे यहाँ एक भाई साहब आते थे लखीमपुर में, बहुत एनर्जेटिक आदमी था। 2 साल से वो मेरे पास आया करते थे अपना इलाज कराने के लिए। उनको कुछ भी खाओ तो उनको गले में जलन होती थी, भूख नहीं लगती थी। मैं उनका अल्ट्रासाउंड कर के परेशान, ब्लड टेस्ट कर के परेशान, जितने भी अच्छे मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स थे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, सबको दिखा के परेशान। फिर एक दिन वो मेरे पास आए, मैंने उनकी हिस्ट्री ली। उनकी हिस्ट्री में 2 ऐसी बातें मुझे पता चली जिससे मुझे डाउट हुआ कि वो शायद डिप्रेशन में है। एक बात तो उन्होंने कहा कि अब काम पे जाने का मन नहीं लगता, और ये ऐसा आदमी था जो दिन भर में खाली बैठ ही नहीं पाता था, बस काम ही काम करता रहता था, लेकिन उसका अब काम पे जाने पे मन नहीं लगता। और दूसरा बोलते हैं कि अब मुझे अपनी वाइफ के पास भी जाने का मन नहीं करता, उससे बात करने का मन नहीं करता। ये 2 ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मेरा दिमाग ठनका दिया। फिर मैंने उनको एक साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र किया, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने उनका इलाज शुरू किया, दवाइयाँ दी, अब वो काफ़ी ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उनको अपने अकेलेपन को भी एड्रेस करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूँगा, भूख लगी है तो आपको पता चलता है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आप शायद डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक बड़ी कमाल की चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। एक बहुत फेमस स्टोरी है, उसको बोलते हैं द काऊ स्टोरी। कंबोडिया में एक किसान था, वो कहीं जा रहा था जंगलों में या कहीं खेत पे जा रहा था, और वहाँ पर एक टाइम पर जब वॉर हुआ था तो लैंडमाइंस बिछी हुई थी। लैंडमाइंस नहीं, जिसके ऊपर आप पैर रख दीजिए तो फट जाता है। तो उसको पता नहीं चला, बेचारे का पैर किसी लैंडमाइन पे पड़ गया, एक बॉम्ब पे पड़ गया। बॉम्ब फट गया, उसका पैर ख़त्म हो गया, एक पैर से वो अपाहिज हो गया। दर्द के मारे, अपने हैंडीकैप होने की वजह से वो दुखी रहने लगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा, वो डिप्रेशन में चला गया। पोस्ट ट्रॉमेटिक, जिसको आप डिप्रेशन बोलते हैं उसको। अब वहाँ पर कोई बहुत अच्छा साइकियाट्रिस्ट नहीं था जो उसको दवाई दे देता और उसको माइंड को सुन्न कर देता। तो आसपास के लोगों ने सोचा कि इसको हम क्या करें, कैसे हेल्प करें। तो उसके गाँव वालों ने सबने मिल करके उसके लिए एक गाय गिफ्ट कर दी कि बेचारा चल फिर तो पाता नहीं, तो कम से कम अपने गाय रहेगी तो दूध निकालेगा, उसको देखभाल करेगा तो कुछ उसको ठीक लगेगा। और विदिन 6 मंथ्स वो बंदा पूरी तरह से क्योर हो गया, केवल गाय की वजह से। तो देखा जाए तो गाय ने उसके लिए एंटी डिप्रेशन का काम किया। मेरे साथ भी यही हुआ। 2006 में जब फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में ज़नुगा आई थी, तब मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। मैंने उसके लिए बहुत केयर किया। मैंने उस किताब को खुद कम से कम 10 बार पढ़ा, स्कूलों में जाकर के बच्चों को पढ़ाया। बच्चे मुझसे फिर मिलते थे, बातें करते थे, स्कूल के बाहर से भी आते थे। कई लोग मुझसे कनेक्ट करते थे, बताते थे कि सर आप उनके स्कूल में जाते हैं, मेरे स्कूल में नहीं आते, मेरे स्कूल में पढ़ाइए। तो इस तरह से धीमे-धीमे मुझे एक कनेक्शन फ़ील होना शुरू हो गया। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा किसी भी इंसान से मिलता हूँ और मुझे अगर वो थोड़ा-सा भी दुखी दिखाई देता है, तो मैं उसको बोलता हूँ, तुम्हारी काऊ कहाँ है? तुम्हारी गाय कहाँ है? मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए तुम इतना केयर करते हो कि बस तुम छोड़ नहीं सकते उसको। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत केयर करते हैं, तो आपके लिए डिप्रेशन में जाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ 2 चीज़ें आप अच्छे से समझें कि ये दोनों चीज़ों को आज के मॉडर्न ज़माने में मेडिकल थेरेपी ने इसको माना है। हालाँकि वो उसके बारे में बहुत बात नहीं करते, बट फिर भी इस चीज़ को एक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ की तरह समझा गया है। ये 2 चीज़ें हैं जो प्राइमरीली एक्चुअली आपको डिप्रेशन कॉज़ करती हैं। सबसे पहला है अकेलापन, लोनलीनेस। लोनलीनेस सरफेस पे अगर आप देखें, अगर कोई आदमी अपनी फैमिली में है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, काम है, ऑफिस में उसके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो एक लेवल पे तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अगर मेंटली आप किसी इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होते, आप अपनी वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते, तो वो है लोनलीनेस, और वो एक डिप्रेशन का एक्चुअल रीज़न है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अकेलेपन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको पार्टीज़ करके या और दोस्त बना करके काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक्चुअल कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। ऐसे इंसानों के साथ में जुड़ना पड़ेगा जैसे वो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, जिससे आप दिन में एक बार मिलना चाहते हैं, उनसे अपनी बातें करना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं। आप उनके लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। जब तक कनेक्शन नहीं होगा, तब तक दोस्तों लोनलीनेस ख़त्म नहीं होता है। इसलिए मैंने ज़नूगी ग्रुप बनाया है। मुझे लगता है हम लोगों का ये जो ग्रुप है, ज़नूगी ग्रुप ZMI में, ये आपस में तो इन लोगों का लोनलीनेस ख़त्म करता ही है, अकेलापन ख़त्म करता ही है, लेकिन धीरे-धीरे ये एक वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए एक फ़ोर्स की तरह साबित होगा। अकेलापन तब ख़त्म होता है जब कोई इंसान आपको फ़ील करता है, आपको जानता है और फिर भी आपके साथ रहता है। आजकल की दुनिया में ज़्यादातर रिलेशनशिप हो गए हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर आप बस देना चाहते हैं, उस आदमी से कुछ लेना नहीं चाहते। यही है एक्चुअल कनेक्शन, और यही है जो आपके अकेलेपन को ख़त्म करेगा। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, रॉन्ग वैल्यूज़। आज की एज को, आजकल के जो बच्चे हैं उनको जेन ज़ी कहा जाता है।
ये यही जनरेशन है जेन ज़ी जिसने बाकी जनरेशन का नाम डाला है। हमारी जनरेशन को बोलते हैं ये लोग शायद मिलेनियम बोलते हैं कि बूमर बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। इसके बाद की जो जनरेशन है उसका नाम इन लोगों ने क्या रखा है पता नहीं, लेकिन ये जनरेशन हमारी जनरेशन से ज़्यादा अकेली है, क्योंकि जो उनकी वैल्यू सिस्टम है ना, वो अंदर की नहीं है, वो बाहर की है। ये क्या चीज़ है अंदर बाहर? एक हमारे फ्रेंड हैं, उनका बेटा है, वो पिछले कई सालों से अपने शहर से दूर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, जॉब करता है, अच्छी खासी सैलरी है, उसके फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में है। दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, जब चाहिए फ़ोन करके बुला लेता है, एक दूसरे के साथ घर पे जा कर के खाना बनाते हैं, साथ में खाते हैं, फिल्में देखते हैं, फिर भी वो परेशान होता है, क्योंकि उस जनरेशन की, जिस जनरेशन में बच्चा है, उसकी वैल्यू है आउटसाइड। आप कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन सा फ़ोन ख़रीदते हैं, कौन सी बाइक यूज़ करते हैं, इस महीने आप कहाँ घूमने गए थे, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी बाहरी लाइफ के बारे में बताता है। ये आउटर वैल्यूज़ हो गई। मेरी जनरेशन में बाहर बहुत कुछ था नहीं दिखाने के लिए। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं तब भी बहुत कुछ नहीं था। इनफैक्ट अगर आप अपना पैसा शो ऑफ करते हैं तो आप मजाक का पात्र हुआ करते थे। इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग, जो लोग डिप्रेशन में नहीं रहे या नहीं हैं, उनकी वैल्यूज़ अंदर की है। मुझे याद है जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो हम कुछ फ्रेंड्स थे जो अचानक से बाय द टाइम सेकेंड ईयर एमबीबीएस में पहुँचे थे, हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया कि मेडिटेशन क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, सचमुच में दुनिया में अच्छाई है या सब कुछ दिखावा है। ऐसे जब सवाल पूछना शुरू कर दिया तो हम लोग आपस में एक दूसरे को कभी जज नहीं करते थे, किसके पास कौन सा फ़ोन है। उस समय तो फ़ोन था भी नहीं, गाड़ी किसके पास है। मेरे पास एक कार थी, मारुति 800, मेरे पिताजी की थी। तो मैं उस कार से अपने फ्रेंड्स को जब मैं हेल्प कर पाता था कहीं ले जाने के लिए, वो सब मेरी तारीफ़ करते थे, लेकिन मुझे कभी इस बात का घमंड नहीं होता था, बल्कि मुझे लगता था कि मुझे मौका मिल रहा है उनको हेल्प करने के लिए। वाइस वर्सा जब मेरे फ्रेंड्स भी मुझे हेल्प करते थे तो उनको भी अच्छा लगता था। तो ये जो दोस्त को हेल्प करते हैं, ये इंटरनल वैल्यू सिस्टम है। आज की डेट में इन बच्चों के पास में बहुत प्रेशर है। इंस्टाग्राम पे हर रोज़ फ़ोटोज़ डालना है, कितने लाइक्स आएंगे, कितने लोग कमेंट करेंगे। अपनी लाइफ को एक तरह का एडवर्टाइजमेंट सिस्टम बना रखा है बच्चों ने। मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये प्रेशर ही है ऐसा। हमारे ज़माने में था ही नहीं, इंस्टाग्राम नहीं था, स्नैपचैट नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो हम लोग कुछ शेयर नहीं कर सकते थे। तो कोई मजबूरी नहीं थी कि आप अपनी लाइफ के बारे में लोगों को दिखाएं। ये जो बाहर का दिखावटीपन है, ये सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन होता है। दोस्तों, आपकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, लेकिन जैसे ही आपके सामने कोई फ्रेंड आया या आपने किसी के पोस्ट को देख लिया और उसको देख करके आपको लगता है यार मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपने डिप्रेशन का जो स्पार्क था वो शुरू कर दिया। हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ पढ़ते रहे हैं और वो आपको जॉब लग गई, या आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, आप खुश हैं, लेकिन आपके फ्रेंड के पास आपसे बड़ी जॉब लग गई, उसका बिज़नेस आपसे बड़ा है, तो आपको डिप्रेशन आना शुरू हो गया। ये दो चीज़ें हैं, एक अकेलापन और दूसरा रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। मतलब अगर आप अंदर की चीज़ को, अपने अंदर की सेटिस्फैक्शन को, पीस को, हम्बलनेस को, इन चीज़ों को वैल्यू देने से ज़्यादा अगर बाहर की चीज़ को वैल्यू देते हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार होंगे ही। बहुत सालों तक मुझे लगता था कि डिप्रेशन एक बीमारी है और मेडिकल साइंस इसको बीमारी मानती भी है, लेकिन मैं इसमें एक नया एंगल लेकर आना चाहता हूँ। दोस्तों, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, चाहे वो मेरे पेशेंट्स हों, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों या मेरे फ्रेंड्स के पेशेंट्स हों, बहुत कम ऐसे लोगों की लाइफ में होता है कि वो दवाइयाँ खा करके डिप्रेशन को कम्प्लीटली क्योर कर सके। डिप्रेशन के सिम्टम्स दब जाते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि डिप्रेशन एक सिग्नल है। ऐसे समझिए कि आपका बॉडी, आपका माइंड एक घर है और उसमें कहीं पर भी कोई चोट लगती है, कोई नुकसान होता है, तो उसमें एक फायर अलार्म सिस्टम है, वो बजता है। और आपकी बॉडी में वो फायर अलार्म सिस्टम आपका डिप्रेसिव स्टेट है, दुखी स्टेट है। कुछ गड़बड़ है तो बॉडी बताएगी कुछ गड़बड़ है, आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप दवाई खाते हैं और अपने उस सिस्टम को दबा देते हैं,
तो ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आपके घर में आग लगी है, फायर अलार्म चीख चीख के बोल रहा है, तो आप उसको बंद कर देते हैं। उस अलार्म को बंद करने से आग नहीं बंद हो जाती। डिप्रेशन एक सिग्नल है, लाइफ आपको मिल कर के बता रही है अपनी रियलिटी। गौतम बुद्ध ने कहा था जीवन दुख है। दुख पता कहाँ से चलता है? आपके पास रुपए पैसे हैं फिर भी जीवन दुख है, आपके पास परिवार है फिर भी जीवन दुख है, आपके पास सब कुछ है अगर फिर भी जीवन दुख है, इसका मतलब लाइफ आपको अपनी रियलिटी बता रही है। तो सबसे पहला काम यही आपको करना है कि दवाइयाँ खाइए, अपने डिप्रेशन को कंट्रोल में रखिए, लेकिन अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए कि आखिर लाइफ मुझे क्या बता रही है। ये चीज़ मेरे साथ हुई है फ्रॉम 1997 टू 2006। मैं 9 साल तक एक्सप्लोर करता रहा हूँ अपने आसपास की दुनिया, किताबें, लोग, फ्रेंड्स, कंफ्यूज स्टेट में। क्या है, क्यों मैं परेशान हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ। मैं पैसे, मेरे घर में पिताजी ने ठीक ठाक पैसे कमाए थे, खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, छत था, कभी बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जा सकते थे, घर में गाड़ी भी थी, लेकिन फिर भी मैं दुखी था। तो ये जब आप अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आखिर मैं क्यों दुखी हूँ अंदर से, तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन बीमारी नहीं है, डिप्रेशन एक अलार्म सिस्टम है कि आप अकेले हैं, आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं, आपका वैल्यू सिस्टम गड़बड़ है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप ना 1 महीने के लिए हमारे साथ ZMI में आइए, ज़ेनो की MI। ये एक चेंज का प्रोग्राम है, मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ इसमें। बहुत छोटा सा ग्रुप है हम लोगों का, हम इसमें लिमिटेड लोगों को ट्रेन करते हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसमें हम लोग एक ख़ास चीज़ सिखाते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जहाँ पर आप लोगों को सुनते हैं या अपने माइंड को सुनते हैं, तो उसका डीपर मीनिंग आपको रिवील होता है। नॉर्मल माइंड रिएक्टिव होता है, कोई उसको कुछ कहता है या हमारे मन में कोई थॉट आता है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, और रिएक्टिव माइंड अक्सर डिप्रेशन में जाता है या एंग्जाइटी में जाता है। इन दोनों से अगर बाहर निकलना है, अगर आपको अपने डिप्रेशन के सिग्नल को पहचानना है, तो आपको रिफ्लेक्शन सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका माइंड रिफ्लेक्शन नहीं सीखेगा, तब तक आपको अंदर में क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आएगा। और ये बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आप इसको सीखें। एक स्किल है। इसमें भी 2 तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, सिंपल रिफ्लेक्शन, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन। इनफैक्ट जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए भी रिफ्लेक्शन चाहिए। उस किताब की नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए, उसकी थियरी को प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए भी आपको रिफ्लेक्शन चाहिए। इसलिए दोस्तों एक ये स्किल की तरह हम इस ZMI ग्रुप में लोगों को सिखाते हैं। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ये नंबर है, इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे dkbrains.com करके प्लेटफॉर्म है, उस पर भी ये सीरीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। लड़ाई नहीं करना है आपको, उसके सिम्टम्स को फाइट नहीं करना है। अगर आप झेल नहीं पा रहे हैं, दुख बहुत है, डॉक्टर के पास जाइए, अगर वो दवाई देता है तो दवाई लीजिए, और वापस आने के बाद में अपने इस माइंड को और गहरा बनाने की शुरुआत करिए। डिप्रेशन के अंदर की चीज़ को समझने के लिए आपको एक शार्प माइंड चाहिए। इसलिए गौतम बुद्ध किसी को भी ये नहीं कहते थे कि बस अपने आप को बेहोश कर दो, कुछ नशा देकर, शराब देकर या किसी चीज़ को। वो कहते थे अपने अंदर की सांस के बीच की गैप्स को समझो। लाइफ आपको ढेर सारी ऐसी चीज़ें बताना चाहती है जो मिस्टिकल है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन उसके लिए आपको रिफ्लेक्शन आना चाहिए। बट पहले आप एक्नॉलेज करिए कि ये डिप्रेशन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ये एक इस जगत की, दुनिया की रियलिटी है। जीवन दुख है, उसका कारण है। मैं गौतम बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ बता रहा हूँ। जीवन दुख है, उसका कारण है, उस कारण को आप ठीक कर सकते हैं और आप मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों डिप्रेशन कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, और आज की डेट में तो ये ग्लोबल है। आसपास में जहाँ कहीं पर भी किसी को देखेंगे, अगर वो मोबाइल में है, अगर वो अपने बारे में बात कर रहा है, वो शो ऑफ कर रहा है, इसका मतलब बेचारा वो दुखी है। और दुखी आदमी कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता, एनलाइट नहीं हो सकता। उसको इस दुख को क्रॉस करके पहचानना होगा। तो मैं फिर से रिवाइज़ कर दूँ, डिप्रेशन के जो कारण आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके ब्रेन की न्यूरोकेमिकल्स इम्बैलेंस, वो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन वो आधी स्टोरी है।
पूरी स्टोरी ये है कि अगर आपके कनेक्शंस नहीं हैं, अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, अगर आप अपने काम में कोई ऐसी चीज़ नहीं खोज पा रहे हैं जिसको करने में आप खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो डिप्रेशन के शिकार रहेंगे और पूरी ज़िंदगी रहेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पर आपका माइंड आपके रेगुलेशन में आना शुरू हो जाता है, आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, मेरे लिए ज़ेनुगा एक भगवान का जैसे कोई गिफ्ट होता है। जब आप बहुत साल तक तपस्या करते हैं तो भगवान आपको एक वरदान देते हैं। तो मेरे लिए ज़ेनुगा एक वरदान की तरह है, जिसने मुझे डिप्रेशन के दरवाज़े के थ्रू, एक गुफ़ा मान लीजिए डिप्रेशन, और उसके थ्रू जब मैं गुज़रा हूँ तो मैं पूरी तरह से एनलाइटेंड होकर के बाहर निकला। तो अगर ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है तो आपके साथ भी हो सकती है। ये ब्रेन की ही कैपेसिटी की बात है। तो डिप्रेशन एक रास्ता है जिसको क्रॉस करके आपको अपना रियल सेल्फ मिलेगा। अगर आपको इस यात्रा पे मेरे साथ चलना है तो ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके ZMI ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मंथली ईयरली बेसिस पे हमारे वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते दोस्तों। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like